राधे राधे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर क्वेश्चन में आता है इसका कोई क्वेश्चन तो इजीली आपको मिनिमम 5 मार्क्स दे के ही जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत फालतू चैप्टर है। अब सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री किस पर वैल्यू रहती है? जो भी लोअर हो, दैट इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। उसके बाद एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, दैट इज एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल लेबर, वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री माइनस एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल लेबर, ये आपको करना पड़ेगा। अब इफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है कॉस्ट पे, अगर वैल्यूड है कॉस्ट पे, देन आपको रॉ मटेरियल बिना सोचे रॉ मटेरियल वैल्यूड करना है कॉस्ट पे। मतलब अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट देन ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल वैल्यूड होगा कॉस्ट पे। सेकेंड चीज़, अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है एनआरवी पे, अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है एनआरवी पे, तब क्या होगा? तब रॉ मटेरियल वैल्यूड होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। मतलब यहाँ देखिए, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, इन दोनों का रिलेशनशिप है। कैसे है? अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड होता है कॉस्ट पे, तब हमें रॉ मटेरियल वैल्यू करना पड़ेगा कॉस्ट पे। अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है एनआरवी पे, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तब रॉ मटेरियल वैल्यूड होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने लिखा है वो आपको फर्स्ट लिखना है, उसके बाद याद करना है, उसके बाद मेरे साथ इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ऐसे करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ ना, 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे में चैप्टर खत्म, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो 2-2, 3-3 घंटे में ख़त्म होने जैसे चैप्टर है। ठीक है, अकाउंट का सिलेबस देखने में बड़ा है, बट अगर आप उसे स्मार्ट वर्क से करोगे ना तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट तो इन सब को लिखोगे, उसके बाद याद करोगे, देन आफ्टर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऐसा करोगे तो आपको चैप्टर बहुत इजी जाएगा। तब कमेंट करना कि सर जो आपने बोला वो ट्रिक काम आ रही है और हमें एडवांस अकाउंट इजी जा रहा है, ये कमेंट करो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 की रीडिंग करते हैं। कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट, दैट इज ए बी सी, which are neither similar or interchangeable. At the time of closing of its account for the year 21-22, the historical cost and net realizable value, that is NRV, of the items of closing stock are determined as follows. यहाँ ना हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो आंसर देखते हैं एक बार क्या है। एज पर द AS2 valuation of inventories, inventory should be valued at lower of cost and NRV। मतलब इन्वेंट्री वैल्यू किस पर रहती है? कॉस्ट और NRV whichever is lower। तो हमें यहाँ क्या करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV whichever is lower is called as valuation of closing stock। तो इसमें से जो भी लोअर होगा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इसमें से लोअर क्या है? 28 लाख, तो 28 लाख क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब 32 लाख और 32 लाख, विच एवर इज लोअर इज 32 लाख। 16 लाख और 24 लाख, कौन सा लोअर है? 16 लाख। तो यही हमारा आंसर है।
बहुत ही सिंपल था। अब इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं। एक्स कंपनी एलटीडी परचेस गुड्स एट कॉस्ट 40 lakhs। कंपनी ने परचेस किया है गुड्स 40 लाख का इन अक्टूबर 21 टिल मार्च 22 75% ऑफ स्टॉक वेयर सोल्ड। मतलब 40 lakhs में से ना 70% सोल्ड हो चुका है। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। मतलब कंपनी चाहती है कि हम 10 लाख का क्लोजिंग स्टॉक डिस्क्लोज करें 10 लाख का। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस इज 11 लाख। उसकी सेल प्राइस कितनी है 11 लाख है। एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेएबल टू द एजेंट। मतलब एजेंट को 10% कमीशन देना पड़ेगा। एडवाइस व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज्ड एज एट 31 मार्च 22। क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट क्या होगा वो हमें बताना है। अब आपको तो ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। अब यहाँ कॉस्ट कितनी है 10 लाख। अब एनआरवी कैसे निकाले। अब एनआरवी कैसे निकाले। एनआरवी इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस करेंगे माइनस कमीशन करेंगे। माइनस कमीशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 11 लाख इंटू 90%। मतलब यहाँ क्या है 10% तो कमीशन है। तो 100 माइनस 10% कितना आएगा 90%। तो 11 लाख इंटू 90% यानी कि 9,90,000 आएगा। और एक मेथड क्या है आप क्या कर सकते हैं 11 लाख इंटू इंटू नहीं 11 लाख माइनस 10%। 11 लाख माइनस 10% करोगे तो भी आंसर 9,90,000 आएगा। अब 10 लाख और 9,90,000 विच एवर इज लोअर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ कौन सा लोअर है 9,90,000। तो ये हमारा क्या बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करते हैं। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस कितना है 5% है। 5,000 MT of input were put in a process resulting in wastage of 300 MT। मतलब टोटल इनपुट कितना है 5,000 टोटल इनपुट है। उसमें से 300 MT क्या है लॉस है। लॉस है ठीक है ठीक है। कॉस्ट पर MT ऑफ इनपुट इज 1000। कॉस्ट कितनी है पर MT 1000 है। Entire quantity of waste is on stock at the year end. State with the reference to accounting standard how you value the inventory in this case। आपको क्या करना है इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करोगे वो निकालना है। तो निकालते हैं। इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 3 में ना क्या है हमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। अब क्वेश्चन में ना एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस ऐसी चीज़ें है। तो फॉर्मूला मैंने एक बनाया है उस फॉर्मूले से अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही फालतू लगेगा ठीक है। फॉर्मूला क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब ना कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब ना इन दो फॉर्मूले की मदद से मैं पूरा आंसर निकालूंगा कैसे। अब मुझे यहाँ बताइए टोटल एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं। एक्चुअल यूनिट्स बोल रहा हूँ मैं एक्चुअल। तो टोटल यूनिट्स है 5000। उसमें से मैं रिड्यूस करूँगा जो वेस्ट हो चुके हैं यानी कि 300। तो बचेंगे कितने 4700 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में दिया है 5000 MT है और उनकी प्राइस है 1000 पर MT ठीक है। डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं 5000 माइनस नॉर्मल कितने हैं नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल लॉस है ना 5% ऑफ इनपुट है यानी कि 5000 इनपुट है उसका 5% यानी कि 250 MT हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस 250 माइनस किया तो 5000 इंटू 1000 ये आएगी अमाउंट 50 लाख।
50 लाख डिवाइड बाय 5000 माइनस 250, तो ये आएगा 4700 250 नहीं नहीं 750 आ जाएगा, 4750 आ जाएगा। ठीक है, 4750 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो, 50 लाख डिवाइड बाय 4750 करो तो आंसर आएगा 1052.63 ऐसा आएगा। अब क्या करना है, यही यहाँ डालना है, कितना? 1052.63। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितनी आएगी अमाउंट? 4947368 हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ गया। देखिए, इन दो फॉर्मूले की मदद से हमने पूरा आंसर ही ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ना कुछ बातें यहाँ लिखना पड़ेगा। वो बातें क्या है? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल लेबर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं वो हमें माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। यही है। देखिए, ये दो फॉर्मूले की मदद से आपको आंसर इतना इजी लगेगा ना, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब ना आगे की इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब क्या है, यहाँ दिया है कॉस्ट पर केजी कितना है, कॉस्ट पर केजी कितना है वो दिया है। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट कितना है, 200 रुपीज पर केजी, डायरेक्ट लेबर है 40 रुपीज पर केजी, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपीज पर केजी, ये सब डाटा दिया है। उसके नीचे ये दिया है फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी इज 20 लाख। मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस है 20 लाख 2 लाख केजी के लिए, मतलब 2 लाख केजी के लिए 20 लाख हमारे क्या है, चार्जेस है। यानी कि 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस पर केजी। 4000 केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड। मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है, हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4000 केजीज इंटू कॉस्ट पर केजी, इन सबको जोड़ेंगे और कॉस्ट पर केजी आ जाएगी, इंटू 4000 करेंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, एक फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है 4000 केजीज है इनटू कॉस्ट पर केजी, बट कॉस्ट पर केजी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी। अब क्वेश्चन में ना कॉस्ट पर केजी दिया है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, ओवरहेड दिया है, इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट पर केजी आ गया तो जो 4000 केजी है क्लोजिंग स्टॉक, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। तो हम कॉस्ट पर केजी को ऐड करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट पर केजी कितना है, 200 पर केजी, डायरेक्ट लेबर 40 रुपीज़ पर केजी, ओवरहेड्स 20 रुपीज़ पर केजी। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस 20 लाख है 2 लाख केजी पर। ठीक है, मतलब 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख केजी, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ पर केजी ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इन सभी चीज़ों को जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है आंसर, 200 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 विच कम्स टू 270 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं 270 पर केजी। तो 4000 इंटू 270 तो कितना आता है,
270 इंटू 4000 विच कम्स टू 10,80,000 हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गया। देखिए इतना इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 की रीडिंग करते हैं। सबसे नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 revised the treatment of normal loss and abnormal loss and also find the amount of abnormal loss। क्या बोलना है कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके साथ साथ एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा एंड हमें निकालना है एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। कैपिटल केबल्स एलटीडी हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन प्रोडक्शन प्रोसेस। नॉर्मल लॉस कितना है, 4% है। During the year 21-22, the company used 12,000 MT of raw material। इनपुट कितना है, 12,000 MT है। कॉस्टिंग रुपीज 150 पर MT, मतलब कॉस्ट कितनी है पर MT, 150 है कॉस्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 MT ऑफ वेस्टेज वाज इन स्टॉक, मतलब टोटल लॉस कितना हुआ है, 630 का टोटल लॉस हुआ है। The accountant wants to know how this wastage is treated in the books। Explain the। हाँ, अब क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हम बनाएंगे इसको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6। तो इसमें ना आपको फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला याद आ गया ना तो आराम से सारी नीचे की जो चीज़ें हैं आराम से आ जाएगी। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब एबनॉर्मल यूनिट्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट वो निकालना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट यानी कि 12,000 MT है इंटू 150 पर MT। अब टोटल यूनिट्स कितने हैं, 12,000, उसमें से ना नॉर्मल लॉस यूनिट कितने हैं, नॉर्मल लॉस यूनिट। अब देखिए नॉर्मल लॉस ना क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12,000 MT इंटू 4%, यानी कि 480 हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस है। मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि 4% ऑफ इनपुट क्या है, हमारा नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो मैं यहाँ -480 करता हूँ, तो 12,000 इंटू 150 आएगा 18 लाख। 12,000 माइनस 480 ये कितना आएगा, 11,520। अब इनको डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 156.25 पर MT। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी नॉर्मल लॉस होता है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं गुड यूनिट को, ठीक है। अब हमें निकालना है, देखिए यहाँ कॉस्ट पर यूनिट तो आ गई, कितना 156.25 आ गई। एबनॉर्मल यूनिट्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टोटल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, मतलब नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस दोनों मिलाकर टोटल लॉस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया कितना है, टोटल लॉस 630। नॉर्मल लॉस हमने निकाला 12,000 इंटू 4% यानी कि 480। अब 630 माइनस 480 करो तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 150 MT। तो यहाँ 150 लिख लेता हूँ। तो एबनॉर्मल कितना आ जाएगा लॉस, एबनॉर्मल 150 इंटू 156.25 इज इक्वल टू 23,437। ये हमारा क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए नीचे क्या लिखेंगे, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल लेबर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। अब जो एबनॉर्मल लॉस शैल बी ट्रांसफर टू P&L, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यहाँ कितना है एबनॉर्मल लॉस, विच इज़ रुपीज़
23,437 विच शुड बी ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें ट्रांसफर करना चाहिए. सो ₹23,437 shall be transfer to the P&L. अब यही हमारा आंसर था. ठीक है, यही हमारा आंसर था. इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 भी कर लिया है. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 की रीडिंग करते हैं. मिस्टर मेलू gives the following information relating to the items forming part of the inventory as on 31st March 21. His factory produced product X using raw material L. ये मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट X है बट रॉ मटेरियल कितना है, ये है. ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. Determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 21. Also, calculate the value of total inventory as on 31st March 21. आपको क्या करना है, टोटल इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है. उसके साथ साथ ये जो आइटम है ना, ये किस वैल्यू पर बेस्ड होंगे वो भी निकालना है. ठीक है, अभी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए purchased at rupees 120. Replacement cost of raw material A as on 31st March 21 is 90 per unit. मतलब क्या है, रॉ मटेरियल कितना है 600 यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी है 120 पर यूनिट, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90 पर यूनिट. ठीक है, 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन X and cost of input till date rupees 260 per unit. These units can be finished next year by incurring additional cost of rupees 60 per unit. मतलब यहाँ क्या है, WIP है. ठीक है, WIP है, कितने यूनिट्स है 500, उसकी कॉस्ट कितनी है 260. बट यहाँ ये एनआरवी दी नहीं है, कहाँ से निकालें एनआरवी. देखिए नीचे क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X ₹300 पर यूनिट. यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट X की. तो सेलिंग प्राइस मतलब एनआरवी. बट इसमें एक चीज क्या है, जब भी सेलिंग प्राइस दिया जाता है, अगर एडिशनल कॉस्ट भी दिया जाता है तो क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट माइनस एडिशनल कॉस्ट ऐसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ 300 में से हम 60 माइनस करेंगे, टू विच टू कम्स 240 एज ए एनआरवी. ठीक है, ये हो गई बातें. अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट X एंड टोटल कॉस्ट इंक्लूड ₹320 पर यूनिट. क्या है, यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कितने यूनिट्स है 1500, उसकी कॉस्ट कितनी है 320 पर यूनिट. और एनआरवी कहाँ है, एनआरवी यहाँ है. अब आप ये मत पूछ लेना कि हम 60 रुपीज माइनस करते हैं, नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये WIP है और ये क्या है फिनिश्ड गुड्स है, ये क्या है फिनिश्ड गुड्स है. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर. ठीक है, ये तो आपको पता है. सेकेंड पॉइंट, इफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. यानी कि अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है कॉस्ट पे, देन रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट पे. इफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट NRV देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. यानी कि समझिए कि रॉ मटेरियल वैल्यूड है NRV पे, देन इफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट NRV देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ये तो सीधे बहुत ईजी है.
अब ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट की हेल्प से हम सारे आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट की कॉस्ट दी है, दैट इज रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 120, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90, वही हमने लिखा है। बट रॉ मटेरियल वैल्यू शैल बी डिपेंड अपॉन अ फिनिश्ड गुड्स। अभी हमने देखा कि रॉ मटेरियल डिपेंड करता है फिनिश्ड गुड्स पे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बट एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ रॉ मटेरियल का जिक्र किया है, फिनिश्ड गुड्स का जिक्र किया है क्या, नहीं है। तो हमें कैसे पता चले कि फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड किस पर है, कैसे पता चले? तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ना फिनिश्ड गुड्स किस पर बेस्ड है, यानी कि कॉस्ट और एनआरवी किस पर बेस्ड है वो निकालना पड़ेगा। एक बार हमें पता चला कि फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट और एनआरवी किस पर बेस्ड है, तब हम रॉ मटेरियल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी है 320 पर यूनिट। ये कहाँ से आया? देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि हमने 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट हो चुके हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है 320 पर यूनिट, तो यही हमारी कॉस्ट है, तो हमने यहाँ लिखा 320 पर यूनिट। एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अब एनआरवी कहाँ है, सबसे नीचे देखिए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो कितनी आएगी 300 पर यूनिट। जो भी लोअर होगा उस पर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड होगा। तो यहाँ एनआरवी क्या है, कॉस्ट से लोअर है, तो फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड होगा एनआरवी पे। सो एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट, सो फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट एनआरवी। अगर फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड है एनआरवी पे, तो यहाँ देखिए ये फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट एनआरवी, देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मुझे आप ही आंसर बताइए कि केस 1 में जो फिनिश्ड गुड्स है वो एनआरवी पे बेस्ड है, तो रॉ मटेरियल किस पर बेस्ड होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, दैट इज 90, तो वही लिखेंगे। रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 600 यूनिट्स इंटू 90, तो आएगा 54,000, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस, तो ख़त्म हो गया। अब सेकेंड केस की ओर बढ़ते हैं। अब सेकेंड केस में ना क्या बोला है, WIP यूनिट से, बट यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है रॉ मटेरियल का। यहाँ कुछ बोला है क्या रॉ मटेरियल इतना इतना है, तो नहीं है। तो हम सीधा सा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी विच और इज लोअर। तो मुझे बताइए कॉस्ट कितनी है 260 पर यूनिट, ठीक है। सो इन दिस केस मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ आपको समझाता हूँ। सो इन दिस केस देयर इज अ पार्टली फिनिश्ड गुड्स दैट इज WIP। अब इन्वेंट्री बेस्ड रहेगा कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। अब कॉस्ट कितनी है 260 पर यूनिट दिया है, 260 लिखा हमने। अब एनआरवी कहाँ है, एनआरवी मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस। बट सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि आपको एडिशनल कॉस्ट लगी है, तो जो एडिशनल कॉस्ट है ना वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, तो जाके हमारी एनआरवी आ जाएगी। एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 300 माइनस जो एडिशनल कॉस्ट है 60 इज इक्वल टू 240। 260 और 240 विच एवर इज लोअर दैट इज 240। मतलब यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूड होगा किस पे, एनआरवी पे। बट यहाँ कोई रॉ मटेरियल का जिक्र किया है क्या, नहीं है, तो रॉ मटेरियल का हम यहाँ कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 500 यूनिट जो कि गिवन है इंटू 240 इज इक्वल टू 1,20,000। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में क्या बोला है,
फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 320। मुझे आप ये बताइए यहाँ कोई जिक्र किया है क्या रॉ मटेरियल का? तो रॉ मटेरियल का यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है 320 क्वेश्चन में दिया है। थर्ड पॉइंट देखो, एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 300। अब आप ये पूछेंगे कि हमने 60 रुपीज़ रिड्यूस क्यों नहीं किया, जो कि एडिशनल कॉस्ट है। भाई जो 60 रुपीज़ है ना वो सेकेंड केस में है और WIP के केस में है। ठीक है, सेकेंड केस में है और जो WIP के केस में है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस उसमें है। ये तो क्या है, ये तो फिनिश्ड गुड्स है। थर्ड पॉइंट क्या है, फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम एडिशनल कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ विच एवर इज लोअर आएगा 300। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1500 यूनिट्स जो कि गिवन है इनटू 300, तो ये आएगा 4,50,000। अब क्वेश्चन के लास्ट में बोला है कि टोटल इन्वेंट्री निकालो। तो टोटल कैसे निकालेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 तीनों का टोटल करेंगे। केस 1 का कितना आता है इन्वेंट्री 54,000, केस 2 1,20,000, केस 3 4,50,000। तो अगर तीनों का टोटल करोगे विच कम्स टू 6,24,000। यही हमारा आंसर है। देखिए आपको लग रहा होगा कि 2 पेज भर चुके हैं, बट आप ना इस ये 3 पॉइंट है ना इसको पढ़ो। ठीक है, इसको समझो। अगर ये आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 की रीडिंग करते हैं। ऑन 31 मार्च 21 बिजनेस फर्म फाइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट यानी कि WIP ऑन दैट इज 530, मतलब कॉस्ट कितनी है 530। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 21-22 बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर 310। एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 310 रुपीज पर यूनिट। फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 750। सेल प्राइस कितनी है 750 पर यूनिट। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। ब्रोकरेज कितना है 4% है। द फर्म सीक्स योर एडवाइस regarding the amount at which the unfinished unit should be valued as at 31st March 21 for preparation of final account. Assume that partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and NRV 0 without processing it further. नीचे ये डाटा भूल जाओ, हमें क्या निकालना है, उसकी किस वैल्यू पर बेस्ड रहेगा वो निकालना है। कॉस्ट और एनआरवी किस वैल्यू पर वो बेस्ड रहेगा वो निकालना है। ये भूल जाओ, सब कुछ नहीं। ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट दी है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 530। अब एनआरवी कैसे निकाले, मैंने आपको अभी बताया था, एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है 750 माइनस एडिशनल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल कॉस्ट ब्रोकरेज भी माइनस करना पड़ेगा, ब्रोकरेज। अब एडिशनल कॉस्ट कितनी है, किधर है 310। अब ब्रोकरेज 4% है। अब 4% किस पर आएगा, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे आएगा, यानी कि 750 पर। 4% इंटू 750 करो तो हमारा ना फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा विच कम्स टू ₹430।
10 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एन आर वी हमने निकाला है कितना है 410, तो इसमें से लोअर कितना है 410, तो यहाँ लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 410 पर यूनिट। ठीक है, यही हमारा आंसर था। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 रीड करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा एलटीडी sells flavored milk to customer. Some of the customer consume the milk in the shop run by Alpha Limited. क्या कर रही है कंपनी है ना, जो फ्लेवर मिल्क होता है वो सोल्ड करती है। While leaving the shop, the consumer leave the empty bottles in the shop. क्या करते हैं कंज्यूमर ना, खरीदते हैं, पीते हैं और जो बॉटल एम्प्टी बॉटल है ना उधर ही फेंकते हैं। ठीक है, and the company takes possession of these empty bottles. The company has laid down a detailed internal record procedure for accounting for these empty bottles, which are sold by the company by calling for tenders. अब कंपनी क्या करती है, जो एम्प्टी बॉटल्स हैं उसे कलेक्ट करती है और टेंडर में बेचती है। ठीक है, ऐसा करती है। कहानी क्या है, जो कस्टमर है उधर आते हैं, पीते हैं दूध और जो एम्प्टी बॉटल है उधर ही फेंकते हैं। कंपनी क्या करती है, उसे कलेक्ट करती है और टेंडर में बेचती है। कीपिंग दिस इन व्यू, डिसाइड वेदर इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स इज एन असेट ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि जो इन्वेंट्री है ना, मतलब जो एम्प्टी बॉटल्स है, जो एम्प्टी बॉटल्स कंपनी बेचती है उसे हम इन्वेंट्री कह सकते हैं क्या। ठीक है, उसे इन्वेंट्री कहना उचित है या अनकरेक्ट है। ठीक है, वो हमें बताना है। इफ सो, वेदर इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स एग्जिस्टिंग एज एन डेट ऑफ द बैलेंस शीट इज टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी एंड वैल्यूड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और ट्रीटेड एज स्क्रैप शोन एट रिलायबल वैल्यू विद करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम उसे स्क्रैप कहें या फिर इन्वेंट्री कहें। हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कह सकते हैं उसे। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री मीन्स विच इज़ हेल्ड फॉर सेल, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। सो हियर अल्फा लिमिटेड सेलिंग अ एम्प्टी बॉटल्स, सो इट इज़ ट्रीटेड एज असेट बट क्लासिफाइड इन इन्वेंट्री। तो कंपनी यहाँ क्या कर रही है, जो भी एम्प्टी बॉटल्स है उसे सेल कर रही है, तो वो क्लासिफाइड होगा इन्वेंट्री में। सो एम्प्टी बॉटल्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्क्रैप, तो हम उसे क्लासिफाइड कहाँ करेंगे, इन्वेंट्री में क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है,